रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ कि अगर एक पेशेंट इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ के साथ आते हैं और उसका कोई सर्जरी प्लान है तो आप उसको किस तरह एनेस्थेटाइज करेंगे, क्या क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो एनेस्थीसिया कंसिडरेशन जाने से पहले हम थोड़ा सा इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ के बारे में जानेंगे, उसका मेडिकल मैनेजमेंट और फिर उसकी एनेस्थीसिया मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हम किसे कहते हैं, तो वो कंडीशन जिसमें हार्ट को ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई में कोई खलल पैदा हो जाते हैं, किसी वजह से भी जो हार्ट की अपनी मसल है उसको ब्लड सप्लाई में कोई रुकावट बन जाती है, तो इस कंडीशन की वजह से जो डिज़ीज़ ऑफ द हार्ट काज होते हैं उसको हम इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं। क्योंकि इस्कीमिया हम कहते हैं डिमिनिश ब्लड सप्लाई, जब किसी आर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो जाते हैं तो हम उसको इस्कीमिया कहते हैं। अब चूँकि यहाँ पर हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई कम है तो इसलिए हम इसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। जब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है तो इसी कंडीशन में हमारे पास जो डिमांड और सप्लाई ऑफ द ब्लड है वो उसमें इम्बैलेंस आ जाती है, क्योंकि यूजुअली नॉर्मल हार्ट के अंदर जितना हार्ट का डिमांड होता है उतनी उनको ब्लड सप्लाई होती है, लेकिन जब किसी इबनॉर्मेलिटी की वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वाक़या हो जाती है तो इस दौरान डिमांड ऑफ द हार्ट तो वही सेम रहता है, वही नॉर्मल डिमांड होता है, लेकिन उसी दौरान फिर उसको ब्लड सप्लाई कम होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस आ जाते हैं। किस तरह इम्बैलेंस आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसको ड्रा कर ले तो इसी कंडीशन में ब्लड जो है डिमांड ऑफ द ब्लड जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी सप्लाई। अगर हम इसको डिमांड कह दें और इसको सप्लाई, तो डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब ये डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो इम्बैलेंस आ जाती है ये ड्यू टू द नर्विंग और ब्लॉकेड ऑफ द ब्लड वेसल, जो जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। जब कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाती है या वो नैरो हो जाते हैं तो इसी वजह से ब्लड हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होते हैं। अब ये नैरोइंग या ब्लॉकेज क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ फैट्स डिपोजिशन। जो विसल है उसकी दीवारों के साथ जो है फैट्स एकमुलेट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वो विसल जो है नैरो हो जाते हैं। इसके अलावा ब्लड क्लॉट आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई क्लॉट बन गया फिर भी वो ब्लड जो है वो इससे सही तरह से पास नहीं होती, वो वेसल नैरो हो जाते हैं। तो इसी बेस पे चूँकि ये प्रॉब्लम आती है ड्यू टू द ब्लॉकेज और द नर्विंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी वो है जो कि हार्ट को सप्लाई करते हैं, तो इसी बेस पे हम इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ को कोरोनरी आर्टरीज डिज़ीज़ भी कहते हैं। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से क्या होते हैं, हार्ट के जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि जिस सेल को ब्लड नहीं पहुंचती, ब्लड में क्या होते हैं ऑक्सीजन, तो अगर ब्लड नहीं पहुंचती तो इसका मतलब है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, और जब किसी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो मर जाते हैं। तो द डेथ ऑफ द हार्ट सेल, इसको हम कहते हैं माइकार्डियल इन्फार्क्शन या MI। MI का मतलब क्या है, माइकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। अब जिस तरह मैंने बता दिया कि इसमें कोरोनरी आर्टरी की नर्विंग होती है या ब्लॉक होते हैं, तो वो ड्यू टू द या तो फैट्स की डिपोजिशन की वजह से होते हैं या किसी क्लॉट्स जो है वो उसमें बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक। अब एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक में क्या होता है, एथेरोमा बन जाते हैं। एथेरोमा कहते हैं फाइब्रोफैटी प्लैक, एक फैटी एसिड होते हैं उसके साथ फाइब्रस टिश्यू जो है वो अटैच होकर एक प्लैक बनाते हैं, जिसको हम एथेरोमा कहते हैं। और ये एथेरोमा हमारे पास जो इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल है, टूनिका एंटीमा, उसमें बन जाते हैं। हार्ट में याद रखें हमारे पास 3 किस्म की लेयर्स होते ब्लड वेसल में, अगर ये हम ब्लड वेसल ले लें तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं। इसी तरह 3 लेयर्स हैं उसमें, इसी तरह यहाँ पर भी 3 लेयर्स है, इससे ये बना है। जो इसमें सबसे इनर लेयर है ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड टूनिका
एंटीमा, जो मिडल लेयर है ये वाला, इसको हम कहते हैं टूनिका मीडिया, और ये जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं एडवेंटिशिया। तो एक्चुअली जो फ्लैग के फॉर्मेशन होते हैं, एथेरोमा के फॉर्मेशन, वो इसी इनर लेयर के अंदर बनते हैं, यानी टूनिका एंटीमा में। तो जब इसके अंदर लेयर जो इनर लेयर है इसके अंदर फ्लैग बन जाते हैं, तो इससे ल्यूमेन ऑफ द वेसल जो है, इस हालो स्पेस को हम कहते हैं, ये वाला स्पेस जो है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन ऑफ द वेसल। तो ये नैरो हो गया इतना, देखिए यहाँ पर इतना छोटा जो है ये बन गया। अब ये एथेरोमा क्यों बनते हैं, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक अननोन है। और जब हमारे पास ये एथेरोमा अल्सरेटेड हो जाते हैं, अल्सरेटेड का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये एथेरोमा है, इसमें कोई सुराख बन गया, कोई अल्सर बन गया, तो इसके साथ और भी मुख्तलिफ चीज़ें यानी प्लेटलेट्स आकर इसके साथ एकोमुलेट होंगी, और जब प्लेटलेट इसके साथ एकोमुलेट होते हैं तो इससे एक और चीज़ बनती है जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं। अब रिस्क फैक्टर क्या है, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से ये बन सकते हैं, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ हाइपरटेंशन। किसी का परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसमें चांसेस ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है। सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरलिपिडीमिया यानी जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो, ओल्ड एज, ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये वो कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन किसी आदमी में या फीमेल में मौजूद हो तो उसमें चांसेस ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होते हैं। अब एक टर्म यूज़ होता है एंजाइना पेक्टोरस, जिसको हम चेस्ट पेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेस्ट पेन। तो अक्सर जो हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट आते हैं उसको चेस्ट पेन होते हैं, यानी एंजाइना पेक्टोरस होते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरस के पेशेंट हम किस तरह जानेंगे? उसमें मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स होंगे, लाइक प्रोक्सिमल चेस्ट पेन ड्यू टू ट्रांजिएंट माइकोर्डियल इस्कीमिया। अगर इस्कीमिया मौजूद है, ब्लड सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से क्या होगा? चेस्ट पेन उसको होगा। और ये जो चेस्ट पेन है दैट विल बी शार्प पायर्सिंग। शार्प पायर्सिंग का मतलब ये है कि ये पेन इस तरह होगा जिस तरह अगर कोई किसी के अंदर जो सुई होते हैं वो इंसर्ट करते हैं, उससे वो मारते हैं, तो इसी तरह ये पेन होगा। रेडिएटिंग टू लोअर जा एंड लेफ्ट हैंड होगा, तो ये पेन चेस्ट में, लेकिन उससे ये ऊपर की तरफ जाएंगी लोअर जा और लेफ़्ट साइड की तरफ। ये पेन सेंसिटाइजेशन, ये पेन क्यों होती है? ड्यू टू द नर्व रूट सेंसिटाइजेशन। क्योंकि जब किसी अर्गन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ब्लड की सप्लाई कम होती है, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनते हैं। तो उसी लैक्टिक एसिड जब बनते हैं तो वो हमारे नर्व रूट्स को जो वहाँ पर मौजूद होते हैं उसको वो स्टिमुलेट करते हैं और इसकी वजह से पेन होते हैं। अब एंजाइना पेक्टोरस यानी चेस्ट पेन की 5 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना जो है वो एंजाइना होते हैं जो कि नॉर्मल हालत में किसी को नहीं होती, लेकिन जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तो इसके साथ उसको जो चेस्ट पेन होते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टेबल एंजाइना, और ये यूजुअली जब हम रेस्ट करते हैं तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा है प्रिंजमेटल एंजाइना। प्रिंजनेटल एंजाइना जो है वो कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की से होती है और ये नॉर्मल हालत में भी होती है। अगर कोई रेस्ट कंडीशन में है तो उसको भी ये पेन होगा। अनस्टेबल एंजाइना, दिस इज़ द सीवियर फॉर्म ऑफ द एंजाइना। ठीक है, ये नॉर्मल अगर कोई रेस्ट कंडीशन में है तो उसको भी होते हैं और इसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। डिक्यूबिटस एंजाइना, डिक्यूबिटस एंजाइना वो होते हैं कि नॉर्मली हमारे पास कोई पेन नहीं होता, लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो लेट जाते हैं, लाइंग पोजीशन में हो, तो फिर उसको पेन हो जाते हैं। इसको हम डिक्यूबिटस एंजाइना कहते हैं। और 5वां है नॉक्टर्नल एंजाइना। नॉक्टर्नल एंजाइना वो होते हैं जो कि स्लीप कंडीशन में आते हैं। जब कोई सो जाते हैं तो उस कंडीशन में जब उसे पेन होते हैं तो उस पेन की वजह से वो ख्वाब से जो है नींद से बेदार होते हैं, तो इसको हम नॉक्टर्नल एंजाइना कहते हैं। ये 5 टाइप्स हैं एंजाइना की जो कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होते हैं। जब आपके साथ पेशेंट आते हैं तो आपको ये साइन सिम्टम इनमें से एक जो है वो बताएंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, साइन सिम्टम क्या होंगे ओवरऑल? तो चेस्ट पेन हमने डिस्कस की ऑलरेडी। डिस्निया होगा, डिस्निया कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को, कि उसको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी। पैलर होगा, ठीक है, वो पैल कलर होगा, हेडेक भी होगा, पल्पिटेशन हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा भी होंगी, लेकिन जब आप उसकी सीने पर हाथ रखेंगे तो आपको हार्ट फील होगा। और बाज़ औक़ात जो है साइनकोप होगा, साइनकोप कहते हैं बेहोशी को, तो बाज़ औक़ात बेहोशी भी हो सकते हैं। किस तरह आप डायग्नोज करेंगे? तो एक तो ईसीजी से, ईसीजी से आप किस तरह डायग्नोज करें? ये सपोज़ हमारे पास है नॉर्मल ईसीजी, ठीक है, इसमें इस सेगमेंट को आप देख लें, ये वाला जो है इसको हम कहते हैं एसटी सेगमेंट। अगर आपके पास यूजुअली ये स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन अगर आपके साथ एसटी सेगमेंट नीचे की तरफ डिप्रेस हो गया है तो इसको हम कहते हैं एसटी डिप्रेशन। और एसटी डिप्रेशन हमें बताते हैं कि इस पेशेंट को माइकोर्डियल इस्कीमिया है, प्रीवियसली हो चुके हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर एसटी एलिवेशन हो इस तरह, तो इसका मतलब है इसको एमआई हो चुका है, तो इससे आप डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा इको से भी, इको तो आप सिंपली बता सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल, अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है तो वो भी आपको बता सकते हैं। ट्रोपोनिन ट्रॉप आई भी आप कर सकते हैं अगर वो रेज है तो। स्ट्रेस टेस्ट जो इसको हम ETT कहते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। और अगर सीवियर कंडीशन हो तो उसमें आप एंजियोग्राफी करते हैं, जो आपको स्पेसिफिक लोकेशन बताते हैं कि इस एरिया में नर्विंग है, इस एरिया में थ्रोम्बस है, इस एरिया में एथेरोमा है, ठीक है, और कितना है, तो वो आपसी को एंजियोग्राफी के थ्रू पता चलते हैं। मेडिकली आप इसको किस तरह मैनेज करेंगे, ट्रीटमेंट इसके क्या है? तो एक तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लेके आए। अगर किसी में हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है तो वो कम कोलेस्ट्रॉल वाली यानी फैटी सब्सटेंस को ना लें, सब्जियां यूज़ करें, एक्सरसाइज करें, शुगर कम लें, ठीक है। तो ये है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एंजाइटी अगर किसी को है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होते हैं तो आप उसके लिए एंजाइलोटिक ड्रग्स यूज़ करेंगे, लाइक मेडाजोलाम, अल्प्राजोलाम वगैरह जो हैं। कोलेस्ट्रोल लोअरिंग ड्रग्स, अगर किसी में हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की वजह से हुआ है डिजीज़ तो उसको आप स्टेटिन देंगे। अगर किसी में थ्रोम्बस बन गया है तो आप उसको ब्लड थिनर देंगे, जिसको हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं, लाइक एस्पिरिन। अगर हार्ट रेट ज़्यादा है, पल्पिटेशन है, तो आप बीटा ब्लॉकर यूज़ करेंगे, लाइक प्रोपेनलोल एंड एटिनोलोल एक्सेट्रा। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डायलेटर लाइक नाइट्रोग्लाइसिन, ठीक है, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लाइक कैप्टोप्रिल एंड नप्रिल। तो इसमें आप किसी एक की चॉइस करेंगे डिपेंड अपॉन द पेशेंट प्रेजेंटेशन कि उसको क्या सिम्टम है, डायग्नोसिस में क्या आ चुके हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है एंड रिड्यूसिंग द एंजाइटी। अगर ये पेशेंट आपके पास आ गया जिसको ऑलरेडी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ मौजूद है और किसी सर्जरी के लिए आया है, आप उसको एनेस्थीसिया देंगे, तो आपको क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी पड़ेंगी? तो सबसे पहले आपको प्री ऑपरेटिव एंटी एंजाइनल ड्रग जो है वो देंगे। जो एंटी एंजाइनल डॉक्टर ने उसको पहले से, जो उसके कार्डियोलॉजिस्ट है उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, तो आप उसको देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव देंगे, क्योंकि अगर ये पेशेंट इंटूबेशन के दौरान जिसका BP ज़्यादा हो गया तो उसको MI हो सकती है, तो आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी देंगे। इसके अलावा एंजाइलोटिक लाइक मेडाजोलाम और IV फ्लूइड। इसके अलावा ड्यूरिंग द सर्जरी, ऑपरेशन के दौरान आप उसकी PaO2 को ज़्यादा रखेंगे, यानी उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसकी आर्टरीज जो है वो स्पाज़म में है, नैरो है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो आप उसको मैक्सिमम ऑक्सीजन देंगे। केटामीन को अवॉइड करेंगे, क्योंकि केटामीन हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, तो आपको इसके लिए अवॉइड करने पड़ेंगे। प्रोपोफॉल भी अच्छा है, लेकिन चॉइस ऑफ एजेंट जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में वो है हमारे पास एटोमेडेट। ये ना ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं ना डिक्रीज़, दिस इज़ द चॉइस ऑफ एजेंट। इसके अलावा टेकिकार्डिया को अवॉइड करेंगे। किसी भी कंडीशन से आपकी वजह से आपके साथ टेकिकार्डिया नहीं होना चाहिए। तो आप किस तरह टेकिकार्डिया को अवॉइड करेंगे? बाय डीपिंग द एनेस्थीसिया, पेशेंट को डीप रखेंगे, अवेक नहीं होने देंगे, और पेन भी उसको नहीं होने देंगे। एनाल्जेसिक तो फ्रीक्वेंटली आप ओपियाइड्स देंगे, लाइक नेल्ब्यूपिन, ट्रामाडोल
या मार्फिन या फेंटानिल जो भी है वो आप देंगे और टेकिकार्डिया जो है उसको अवॉइड करेंगे और पेशेंट को फुली सेडेट रखेंगे। फिर भी अगर आपके साथ होते हैं टेकिकार्डिया तो आप पेशेंट को बीटा ब्लॉकर लाइक एस्मोलोल देंगे। इसके अलावा वेज़ोडाइलेटर भी देंगे। तो ये था आज का लेक्चर कि आप किस तरह जो है पेशेंट विद द इस्केमिक हार्ट डिजीज़ आप किस तरह डायग्नोस करेंगे और फिर इसको ट्रीट किस तरह करेंगे, और इंट्राऑपरेटिवली सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया में उसकी क्या क्या इंडिकेशन है कि वो चीज़ें आप यूज़ करेंगे। तो आप सिंपली याद रखें कि केटामीन आप यूज़ नहीं करेंगे इस पेशेंट में, बिल्कुल भी नहीं यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और चॉइस ऑफ एजेंट जो है वो एटोमेडेट है। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।